नमस्कार मित्रों, आइए हम बात करते हैं आगे कथानक को लेकर ही। क्योंकि अभी मैंने जो बात कही थी कि जात को बेचने के लिए जब ब्राह्मण खड़ा था तो गोवर्धन राज ये देखकर आश्चर्य में आते हैं कि ये क्या है कि जात बेचने भी यहाँ खड़े हैं। और वो आगे चलते वहाँ से तो बनिया है तो वो अपने सामान को बेच रहा है। कहते हैं आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले सके थे। तब बाबा जी का चेला गोवर्धन राज बाजार में आता है और बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास आकर पूछता भी है, क्यों भाई बनिए आटा कितने से? बनिया कहता है टके से। और चावल वो भी टके से, चीनी टके से, घी टके से, सब टके से। सचमुच? गोवर्धन दास कहते हैं। तो बनिया कहता है हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। वो गोवर्धन कुंजलिन के पास जाकर कहते क्यों माए बाजी क्या भाव दी? कहते बाबा जी टके से। गोवर्धन कहते हैं सब बाजी टके से? वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके से। हलवाई के पास जाकर के क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? तब हलवाई कहता है बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन को खुशी होती है, वो कह वाह वाह बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से है? तब हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से है। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके से बिकती है। और गोवर्धन कहता है क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। मैं तो यहाँ पर दूसरे अंक में ये नाम आता है। नाटक का शीर्षक यहाँ है। गोवर्धन का और राजा का नाम क्या है? हलवाई कहता है चौपट राजा। और गोवर्धन कहता है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा। यही गाता हुआ आनंद से बगल बजाता हुआ जा रहा है। हलवाई कहता है ओ हलवाई कुछ देखो हो। तब गोवर्धन के बच्चा भिक्षा मांगता था पैसे लाया हूँ 3.5 से मिठाई दे। गुरु से सब आनंद करो कितने छक से खाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी मिठाई लेकर जाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए कहते थे अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाएगा। और तब जाकर हम तीसरे अंक में देखते जो है सांझ का, जहाँ पर हम देखते कि महेंद्र जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते गाते और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी टके से चौपट राजा गाता हुआ प्रवेश करता है। महंत देखता है और तुरंत कहता है बच्चा गोवर्धन दास का क्या विषय है? गठड़ी तो मालूम मालूम करती है। गोवर्धन कहते बाबा जी महाराज बड़े मान लाया हूँ 3.5 से मिठाई। देखो बच्चा महंत कहते हुए मिठाई की जोड़ी अपने सामने रखकर कोई सब देखते हैं। मान वाह वाह बच्चा इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया? फिर धर्मात्मा ने भेंट ली। तब गोवर्धन दास खुश होकर कहता है गुरु जी महाराज 4 पैसे भीख में मिले थे उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। मान के बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सारी चीजें टके से मिलती है तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके से बाजू टके से खाजा है? तब गोवर्धन कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा। तो आपको भी याद रहेगा ना, आप भी मेरे साथ बोलिए अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा। वेरी गुड। आपको लगना चाहिए कि हम भाई, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। और तब जाकर महेंद्र की बात सुनते हैं तुरंत कहते बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके से बातें करके ही से खा जाओ। और तब जाकर वो तुरंत यहाँ से जाने की बात करते और वहाँ पर महंत के माध्यम से स्वयं नाटककार बहुत अच्छी सीख देते और दोहारा किया। उन्होंने कहा पेट पेट सब एक से जहाँ कपूर कपाल, उनको ध्यान दिया। पेट से यानी सफेद रंग वाली चीजें तो वो सब एक से जहाँ कपूर कपाल, कपूर पर देखिए
वो सफेद, कपास रुई वो भी सफेद है। ऐसे देश कुदेश में कहूँ न कीजिए बात। महान तो बहुत ज्ञानी है, जिसे तुरंत कहते हैं कि श्वेत से सब एक से जहाँ कबूल कपास। ऐसे देश कुदेश में कहूँ न कीजिए बात। कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख एक। जहाँ कोयल और कोयल के बीच में कोई भेद न बताया जाए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ कोयल का गुण अलग है, कोयल का अलग। आप सब जानते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं कहना है। कोयल का सुर अलग है, तब पता चलता है कि कोयल है, और कोयल का सुर बिल्कुल है। दोनों दिखते एक जैसे है, लेकिन दोनों के गुण अलग है। तो इसलिए कहते हैं कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख एक। फिर पंडित और मूर्ख भी एक जैसे यहाँ पर लिखूंगी, जहाँ ऐसी बात होगी तो पंडित विद्वान होता है और मूर्ख भी होता है। इंद्रायण विषय जहाँ ने को लिए, और वही कहते कि जहाँ इंद्रायण यानी कि लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल होता है, और दारिम विषय, दारिम आप अनाज को देखते वो भी लाल का होता है। दोनों एक जैसे लेकिन ग्रह जैसे, जहाँ में पूर्ण विवेक, जहाँ विवेक न हो। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो हो, ऐसे नगर में तो कभी बरसो नहीं, ऐसे देश में कभी न बरसो जहाँ सोने की वर्षा आता, चाहे जितना धन मिले फिर भी वहाँ न आए। इसलिए कहते हैं कि बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो हो, फिर भले सोने की बारिश होती हो, फिर भी ऐसे स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए होए। और अंत में वो बताते ऐसे देश में रहते तो क्या होता है, दुख पाते हैं, दुखी हो जाते, और प्राण दीजिए होए। तो शायद समय ऐसा लिया जाए कि हमें प्राण देने की नौबत आ जाए, तो बच्चा चले यहाँ से उनकी अंधे नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो की शांति यहाँ एक शांति में। गुरु जी ने जब ऐलान किया, गुरुदास को अच्छा नहीं लगा, और इसने कहा गुरु जी ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, दो पैसा पास रहने से मंदिर में पेट भर जाता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, तो मैं तो यही रहूँगा। मन के हृदय बच्चा इसे बचता है। तब गुरुदास कहे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहाँ रुक जाइए। और मन कहते मैं तो इस नगरी में और एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे बचताएगा। मैं तो कहता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरु जी, मैं आपका निश्चय ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहूँगा कि आप भी यहाँ रहेंगे। महान जी नारायण के साथ चले जाते हैं, गोवर्धन के मिठाया खाता है, और यहाँ पर पर्दा दिखता है, तो उसे हम जाते हैं, और तो काम से राज्य करता था। ये भी बहुत महत्व काम तो मैंने आगे बताया था, बताते हो। यहाँ थोड़े से समाज में बताऊँगा, समाज में जहाँ जहाँ रेंगे बताया रहा है उसकी ही मैं बात करूँगा। स्थान है राज्यसभा, जहाँ पर राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित है। अचानक एक सेवक आता है, चिल्ला कर पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौक से कपड़ा कर उठता है, क्या कहा, सफल खाइए महाराज, और फिर भागने लगता है महाराज। तब जो उनका मंत्री है वो राजा का हाथ पकड़ कर कह रहे नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। तब राजा को सुनाई देता है कि मंत्री जी को सौ पड़ेगा। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है, मैं तो तुम्हारी मान लगा देता नहीं हो पुकार था। अच्छा तुम्हारी को 200 पड़ेगा। मंत्री के महाराज आप पानी खाइए तो मैं थोड़ी दे रहे, आप तो सुपनकार के नाम से दे रहे, सुपनकार की सजा हो। राजा घबरा कर कह रहे वही ना, मैंने तुम बड़े खराब आदमी हो,
हम ब्राह्मण से कह देंगे कि मंत्री बेर तुमको स्वर्ग बुलाने चाहता है, हमारा शराब। देखिए ये बात मैं कहने चाहता हूँ, कैसा राजा है, मूर्ख दिखता है। पहले में हमने देखा ऊंची सुन रहा है, पान खाने की जगह बन का ही समझ लेता है, और जब भूल कोई कर रहा है तो वो की सजा देता है किसी औरों को। तो ये बात यहाँ है। और यहाँ पर वो बार बार चालू जो सभा है, शुरू सभा के मंदिर वो सबके सामने शराब यानी कि मंदिर अपान भी करते रहते। राजा मुँह बना कर पीते और बोलते और अचानक नेपथ्य से आवाज आती, दुहाई है महाराज, दुहाई है, पीछे से आवाज आती है। और दोनों पर एक खजानी को पकड़कर राजसभा में लेकर आते हैं। खजानी जोर जोर से बोला, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो गए। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। तो क्या हुआ? तब खजानी कहा, महाराज पल्लो बढ़िया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे कर दी। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से कहे, पल्लो बढ़िया की दीवार को भी पकड़ लाओ। मंत्री कह रहा, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आश्रम जो हो उसको पकड़ लाओ। अब आप देखिए इसकी बुद्धि, दीवार एक निजी चीज है, उसको पकड़ कर लाने की बात करते। ये नाटक का मुख्य भाग है। यहाँ आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक बातों पर सजाया जा रहा है। और कहता है महाराज, मंत्री कहता है कि महाराज दीवार नीच होने की वजह से इसको भाई गीता नहीं होता। अच्छा कदों बनिए को पकड़ लाओ। नौकर जो बोलकर बात से बनिए को लाते, नौकरी बनिए इसकी लड़की, अरे नहीं बल्कि क्यों दर्द कर मर गई। मंत्री कह रहे, बल्कि नहीं महाराज, बकरी। हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं अभी फांसी देता हूँ। राजा तुरंत फांसी का ऐलान करता है। तब लोग कहता है, महाराज कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा इस मल्लो को तोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है। जौबे कारीगर उसकी पकड़ी किस तरह मारे। कारीगर कहे, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, सुनने वाले ने ऐसा घटिया कि चुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चुने वाले को बुलाओ। चुने वाले को कहते, चौबे फिर सफाई चुने वाले, इसकी कुबड़ी कैसे मरी। जैसे बकरी कहाँ हो गई, कुबड़ी हो गई। ये हाथी रहते हैं यहाँ पर, बकरी को कुबड़ी कर दिया है। सुनने वाले का, महाराज कुछ दोष नहीं, विष्णु ने चुने में पानी ढेर दे दिया, इसे चुना कमजोर हो गया। और अच्छा चुने वालों को निकालो, विष्णु को पकड़ो। चुने वालों को निकालते तो विष्णु आता है, क्योंकि विष्णु गंगा यमुना की किश्ती इतना पानी छोड़ जाती, इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार लग गई। देखे तो बकरी गिर पड़ी, दीवार दब गई। है राजा मूर्ख, विष्णु का महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा के, अच्छा कसाई बुलाओ, विष्णु निकालो। विष्णु को निकालते, कसाई बुलाते, कहता है राजा, जब कसाई मशक कैसे बनाई कि दीवार लगाई बकरी लगाई। क्या बोलता है, दीवार लगाई बकरी लगाई। मैं इसलिए आपको ये पढ़कर बता रहा हूँ मित्रों। तो फिर करता है गया, महाराज बड़ेगा ने धरती पर इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को निकालो, गधे को लाओ। गधे आता है, पहले पूछता है, क्यों बे ऊंट को लेके गए, ये इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेचा है कि बकरी मर गई। अरे महाराज मुझे कोई आपकी सवारी आ गई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं।
पहले अच्छा इसको निकालो कोतवाल को अभी, सर मोहम्मद जाएंगे तुरंत पकड़ कर लाओ। गले निकलता है और कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है। क्योंकि कोतवाल पहले सवारी से घूम से क्यों निकाली थी गले लेने घबरा कर, बड़ी भीड़ देखी जिससे बकरी भी पर कल्लू बन जाए। डर देखिए बकरी की जगह कल्लू बन जाता है। कोतवाल कहता महाराज महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते चाहता था। मंत्री अपने आप सोचकर बोल रहा है तो क्या हो, ऐसा न हो कि जो बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को सुन ले या फांसी देंगे। और इसीलिए वो परिस्थिति संभाल कर कोतवाल से कहता है यानी तुमने इसे घूम से सवारी क्यों निकाली। ऐसा कहता हाँ यानी तुमने इसे घूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी लगी। महाराज महाराज कुछ नहीं, महाराज महाराज ले आओ कोतवाल को अभी फांसी लो। दरबार दरखास्त करके प्रधान जो बहुत ही कटाई के साथ था, अच्छे रेंगे के साथ था, वो बुरा हुआ। पांचवें हम में देखे गोरण्य में है और गोरल दादा यहाँ गाता है और गाते हुए वो खाता भी रहता है। अंधेर नगरी में राजा सके तेरे बाबू सके तेरे तार नीच ऊंच सब एक ही जैसे बड़े पंडित कहते कुल मर्दान मान बड़ाई सब एक से लोग गए। चार पांच कुछ में कोई हरि को गरीबो हरि का हो, विश्वा जो एक समाना बकरी दो एक कर जाना। सांचे मारे मारे बोले हरि दृष्टि करी करी बोले प्रकट सब अंतर करदाई तो विराज सभा बलवाई। इतर से वो गा रहा है गीत और देख कर मिठाई भी खाता है और बोलता है गुरु जी ने हमको ना जाने को मना किया था, माना कि देख बहुत बुरा है तो अपना क्या। अपने किसी राइटर ने थोड़ी ही कुछ कर रहे तो मिठाई चाटना मजे में आनंद ले रहा है भजन करना। मिठाई खाता है चार प्यारे अचानक वहां आते और उसको पकड़ लेते और पहला प्यारा दूसरे से बातचीत करके चल और मिठाई खाकर मकाया आप पूरी हो जाए। अचानक आक्रमण सहन कर रहा है पकड़कर तब तो कहता है कि आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अच्छा ये फांसी चाहिए फांसी, अरे बाप रे बाप फांसी, मैंने किसकी जान लूटी तो मुझको फांसी, मैंने किसी के काम थोड़ी मारे तो मुझे फांसी मिले। तब दूसरा कहता है आप बड़े मोटे ईश्वर से फांसी होती है, बोलने से फांसी गोवर्धन सोचता है ये काम नहीं आएंगे। अरे अच्छी भक्तियों से नहीं करनी होती, जब चोरी कर लीजिएगा तो मालूम होगा कि अच्छी है कि सच सीधे हम करते हैं कि घटित कर ले जाए। कहते अरे बाबा क्यों भी तत्व का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पर वो बंदे कुछ नहीं सुनते। तब जाकर कहता है कि बाबा बात क्या है कि हम सबके आदमी को आप फांसी पर नहीं जा रहे। तब जाकर पहला कह रहा है बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का सपना हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब डूब गए। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दी, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में जिसमें किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो नहीं ना होगा। इसी बात को ले जाते कि कोतवाल के बदले हमको फांसी दे। जब गोवर्धन ने ये बात सुनी डर गया। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, मैं मोटा हूँ तो मेरी गलती। और तब जाकर वो अपने प्राण बचाने के लिए और कहता है मैं अपराधी मारा जाऊंगा, गुरुजी मुझे बचाओ, इस तरह से वो चिल्ला रहा है। और तब जाकर पर्दा गिरता है। हम छठे अंक में आते हैं जो अंतिम है और श्मशान का दृश्य है। गोवर्धन को पकड़कर चार सिपाही प्रवेश करते। गोवर्धन बोल रहा है चिल्ला हाय बाप रे, मुझे एक कसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय रोता है बिलखता है। तब जाकर सिपाही उसको डांटते भी है और तब जाकर वह गुरु जी की बात को भी
मानता है, कहता है गुरुजी सच कहते थे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते। गुरुजी और नारायण दास उसी समय प्रवेश करते और देखते गुरु कहते, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को देखकर खुश होता है और हाथ जोड़ता है, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते, गुरु जी बचाओ। गुरु जी कह रहे, बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तेने मेरे कहना नहीं माना। गोवर्धनदास कहता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपकी सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ कर रोने लगता है। गुरु कहते हैं, कोई चिंता न कर, मैं सब समर्थ है। मोह चलाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग किनारे हो जाओ। देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही तुरंत अलग हो जाते, सिपाही हट जाते। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते और गोवर्धनदास तुरंत प्रकट होकर कहे, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अचानक ये सुर बदल गया। सिपाही आश्चर्य में। गुरु कहता है, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धनदास कहता है, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहता, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम चढ़े, हमको जाने दो। गोवर्धनदास के स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति या गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों इज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला कहते, भाई ये क्या मांग रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा कहते, हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसा है। उतने में राजा मंत्री कोतवाल आते। राजा ये देखता है, कहता है, ये क्या गोलमाल है। चेला से कहते, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो बात है। राजा गुरु से कहता है, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते। तब गुरु कहता है, राजा इस समय ऐसी स्थाई है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री कह रहे, तब तो हमें फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धनदास कहता, हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता, हम लटकेंगे, हमारे शपथ को दीवार गिरी है। राजा तुरंत इन सबको जो जगत रहे उनको जोर से चिल्लाकर, चुप रहो सब लोग, राजा के अक्षत यानी कि राजा के जीवित रहते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु तब गाते, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सूझ न समाज, ते ऐसे ही आप ही न थे जैसे चौपट राज। और राजा को लोग चिंगड़ी पर खड़ा करते हैं। नाटक का अंत होता है, राजा को फांसी चढ़ाई जाती है और गुरु अपने चेले को बहुत ही बुद्धि चातुर्य से बचा लेते हैं और मूर्ख राजा खुद अपनी ही मूर्खता से फांसी पर चढ़ जाता है। मित्रों, ये अंधे नगरी की कथा है। कथा आपने सुनी है, संक्षेप में मैंने कुछ बातें पढ़कर बताई थी ताकि आप लोगों को थोड़ा जीवन से ये लेक्चर लगे। आप लोगों को किताब अवश्य पढ़नी है और वो किताब आपको मैंने कहा ना, आप खरीद भी सकते हैं। छोटी सी किताब है, 1 घंटे में आप अगर एक साथ बैठते तो आराम से पढ़ भी सकते हो, या कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी लेकर आप पढ़ेंगे। पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किताब में मैंने कुछ जो संवाद है वो आपके सामने प्रस्तुत तो की है, लेकिन कुछ बातें मैंने छोड़ी भी है क्योंकि और अधिक डिटेल्स में बात मैं आगे के लेक्चर में करूँगा। तो आप लोगों को ये पता भी चले कि मात्र 6 अंक का नाटक जो बासेंदु जी ने बहुत ही एक ही रात में लिख दिया था। और आपको आश्चर्य होगा कि अंधे नगरी नाटक के मंचन प्रयोग भी बहुत सारे अलग अलग स्थान पर हुआ है। तो आप लोग इसके बहुत सारे वीडियो YouTube पर भी दे सकते हैं। आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको अंधे नगरी नाटक के पूरे पाठ जो मंचन हुए हैं वो देखने को मिलेंगे।
तो आप उसके द्वारा माध्यम से भी नाटक को समझ पाएंगे। और यहाँ पर मैंने जिस तरह से जीवंतता लाने का प्रयास किया है, मित्रों आपको पसंद आया होगा। मान लीजिए नहीं गया है तो भी पसंद तो आपको करना ही, क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ तो एक इस तरह से बात को प्रस्तुत करने का एक तो मैं खास प्रयत्न भी करता हूँ कि आप सतत मेरे साथ जुड़े रहें। प्लेटफॉर्म भले टेक्नोलॉजी का हो, लेकिन जुड़ना जरूरी होता है। और इसीलिए मैंने कुछ जगह आकर भी बताया है, कुछ जगह संवादों को उस ढंग से बोलने की कोशिश की है, प्रयत्न है। और वो प्रयत्न में जानबूझकर करा रहा ताकि आप लोग की श्रवण शक्ति यहाँ रहे, आपका ध्यान कहीं और चला गया हो तो तुरंत आप वापस इस स्क्रीन पर आ जाए। अतः मुझे मालूम है कि आप लोगों को मजा ही आया होगा। आप जो स्लाइड देख रहे हैं अंदर नगरी जी, उसमें कुल 6 अंक की बात मैंने रखी थी, वही है। मैं आगे का लेक्चर नाटक के पात्रों को लेकर भी करूँगा। संवाद तो मैंने बता ही दिए, फिर भी डिटेल्स में और कोई बात होगी तो वो बताऊँगा। परिवेश की बात वो भी करेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स है जिस पर मैं बात करूँगा, और उद्देश्य की बात भी मैं आपको बताऊँगा। और जब ये पूरा पाठ हो जाएगा उसके बाद हम एकांकी की चर्चा करें। और एकांकी में भी मुझे आपको कथा वस्तु और उसके साथ जुड़ी हुई बातों को लेकर ही समझाना है। मजा उस बात का होता है मित्रों कि आप पढ़ते हैं, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो और मजा आएगा, या सुनने के बाद पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। क्योंकि मैंने जो कथा वस्तु शुरू से अंत तक बताई है, समझाई है, वो आपको वहाँ पर जीवंत दिखती मालूम हो। तो मेरा आपसे खास रिक्वेस्ट है, किताब जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि कई बार परीक्षा में जो आपके MCQ होते हैं वो किताब के अंदर से ही पूछे जाए, तो बाहर से नहीं आते। और पेपर सेटिंग में पेपर सेटर आपको किताब के अंदर के ही प्रश्नों को पूछेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी होगी वो उसके आंसर पहले से जानते होंगे, या उनको आंसर पता होगा, वो अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे और अच्छे आंसर पास हो जाएंगे। तो आप इसीलिए किताब भी पढ़ेंगे। और मेरा तो आप जानते हैं आदत, सबसे अच्छे लेकर अभी तक मैं आपको बार बार कहूँगा कि किताब बहुत ज़रूरी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, किताब लाकर ज़रूर पढ़ना। और अंधे नगरी के आगे के जो पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा बहुत जल्द करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आओ जी।